और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में इसके पहले पार्ट 1 में मैंने आपको सॉल्व करा दिया था हिंदी और इंग्लिश। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस आई वाले बटन पे आपको वो लिंक मिल जाएगी, या फिर रंगबाज बैच में आपको इसकी अगली लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जो इसका पिछला जो क्लास था उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। मैंने लिस्ट बोल दिया ना, चलो समझ लो, इतने तो समझदार हो। यहाँ पर हम लोगों के लिए अगला जो है वो है हमारा पार्ट 3 अनुभाग 3 गणित, यानी कि मैथ्स का है। तो ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है ना, नहीं सॉरी हिंदी मीडियम का। लेकिन हम लोग इसको, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तब भी देखिएगा, पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन का क्या मतलब है। जैसे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 दिया गया। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहा है दो बेलनों का व्यास 3:2 के अनुपात में है और उनके आयतन बराबर हैं, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात बताइए। बात समझना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, ठीक है, यहाँ पर अच्छा अगर आपका आंसर आ जाए तो भाई आंसर जो है सभी लोग पहले से ही बताते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है दो बेलन है। बेलन का मतलब क्या है? सिलेंडर है ना। बात समझिएगा, दो सिलेंडर है। चलो, एक सिलेंडर ये हो गया, एक सिलेंडर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि इनके जो व्यास है यानी इनका डायामीटर, ठीक, इनका जो रेशियो है वो दिया गया है 3:2, यानी D1 और D2। अगर मान लें कि इसका जो D1:D2 इनका रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया भाई इनका रेशियो? 3:2 का। रेशियो में एक बात याद रखिएगा कि जो अनुपात इनके व्यासों का होता है वही अनुपात इनकी त्रिज्याओं का भी होगा। भाई अगर आप 2 से भाग करोगे तो 2 2 कट जाएगा। तो इसका मतलब इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा R1 और R2, ये भी कितना होगा? 3:2 का होगा। इतनी बात आ गई समझ में? फिर ये कह रहा है उनके आयतन बराबर है। आयतन का मतलब उनका वॉल्यूम। तो अगर हम दोनों के आयतन यानी वॉल्यूम की बात करें, V1 और V2, ये दोनों क्या है? इक्वल है। वॉल्यूम क्या है? इक्वल है। V1 इज इक्वल टू V2, मतलब इनके आयतन जो है वो बराबर है। ये बात है समझ में? अच्छा, आपको याद पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है ना? पता तो होगा ही भाई। ये होता है हमारा πr²h, तो इसका हो जाएगा πr1²h, और इसका हो जाएगा इक्वल टू πr2²h। बताओ समझ में आया? ये πr1²h इंटू πr2²h। पाई से ये पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हमारा क्या है भाई? दोनों की ऊंचाइयाँ भी अलग अलग है, इनकी ऊंचाइयों का भी अनुपात पूछ रहा है, तो हम इसको H1 H2 कर लेंगे। अब देखो, हमसे इनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, इनके हाइट का रेशियो पूछ रहा है। तो ये हमारा H1 है, इसको इधर ले आओ तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि ये गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ हमारा R2² है ये, और अपॉन में इसको इधर लाओगे तो ये हमारा R1² हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है, ठीक है ना। ये याद रखिए, मैंने बेसिक बता दिया। यही चीज़ केवल आप याद रखेंगे कि अगर दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है या व्यासों का अनुपात दिया है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछे तो दोनों के वर्ग का अनुपात होगा। ठीक है, यानी अगर उनके रेडियस या फिर डायमीटर का रेशियो दिया है और हाइट का रेशियो पूछे तो समझ लीजिएगा कि उनके रेडियस या डायमीटर के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वही आंसर होगा। अब कैसे होगा? R2 हमारा क्या है? R2 देखो, R2 हमारा 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। R1 कितना है? R1 हमारा 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो इसका मतलब इनके ऊंचाइयों का जो अनुपात होगा H1 और H2, यानी इनकी हाइट्स का जो रेशियो होगा वो होगा 4:9 का, और यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई यहाँ पर कौन सा सही हमारा हुआ? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, समझ में आ गई बात? कितना आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, है ना। इस तरह के मिक्स क्वेश्चन आप लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितने फार्मूले लर्न हैं, क्योंकि एग्जाम में रैंडम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो उसे 6% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए 1200 रुपये यानी 1200 रुपये, बी 1205 रुपये, सी 1250 रुपये, या डी 1275 रुपये। भाई यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो ये कह रहा है
कि कोई साइकिल है उसको पहले 10% लॉस पर बेचा गया, ठीक है। अगर वो 200 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 106% का मतलब 106% का प्रॉफिट हो जाता। तो हमें क्रय मूल्य बताना। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन जीत का परचम बैच में मैंने करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जीत का परचम जो हमारा फ्री मैथ बैच चल रहा है नवोदय क्लास 9th के लिए, वो बिल्कुल बेसिक शुरू से सारे क्वेश्चन वहाँ पर और हर क्वेश्चन के बेसिक और ट्रिकी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर से जरूर से देख लीजिएगा वो क्लास। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अगर वो पहले 10% उसने हानि पर बेचा, फिर जब उसने 6% लाभ पर बेचा तो उसे 200 रुपये ज़्यादा मिल गए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि भैया 6% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 106% ना, और 10% का लॉस यानी कि हो जाएगा 90%। ये इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा 200 के। बताओ बात समझ में आई। यानी कहने का मतलब अगर वो इतने का बेचता तो उसको अब पहले के कंपैरिजन में इतने का फायदा होता, ठीक है। अब माइनस कर लो, 106 माइनस 90 करोगे तो हो जाएगा 16% इज इक्वल टू 200। हमसे पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, तो सीपी हमें पूछ रहा है। सीपी हमेशा 100% होता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया है। सीपी जो होता है वो कितना होता है 100%, ठीक है। तो यहाँ पर भाई 1% इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200/16। हमें सीपी निकालना है तो मतलब 100% निकालना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 200/16 इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, फिर 4 से कर लो, 4 5 जा 20, ये हो गया 0। यानी 50 का अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करो तो 1250 रुपीज़ जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। भाई ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको? ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन इसका सी है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो ये आपके इस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या दिया है कि किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, यानी 40% लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं, और 60% लोग निर्धन हैं, और 60% लोग निर्धन हैं, यानी कि 60% लोग जो हैं वो पुअर हैं। फिर ये कह रहा है समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर, मतलब जो अमीर लोग हैं उनमें से 10% लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं। तो ये बताना इलिटरेट पुअर लोगों का परसेंट क्या होगा, निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। क्या कह रहा है कि किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, निरक्षर लोगों का प्रतिशत बताइए। तो हमें ऑप्शन दिया गया A 36, B 60, C 40 या D 50। अब इसका आंसर पक्का है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए तो वहाँ पर खोपड़ी तो खिल जानी है। देखो क्या क्या है यहाँ। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कुल कितने 60% लोग क्या हैं, गरीब हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि कुल 100 लोग हैं, कुल कितने लोग हैं टोटल, ये 100 लोग हैं, इनमें से जो गरीब हैं है ना, यानी पुअर गरीब, और ये हो गए हमारे रिच। तो गरीब कितने हैं 60%, मतलब 100 का 60% कितना हो जाएगा 60, सही है। और अगर हम अमीर की बात करें 100 में से 60 गरीब हो गए, तो जाहिर सी बात है भाई इसमें से 40 क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। 40 क्या होंगे, अमीर होंगे। अब ये कह रहा है कि समृद्ध लोगों में 10% लोग नीचे हैं, यानी समृद्ध यानी अमीर लोगों में जो निरक्षर लोग हैं। देखो यहाँ पर मतलब एक होता है लिटरेट और एक होता है इलिटरेट। तो 10% लोग निरक्षर हैं, मतलब इलिटरेट हैं, और ये लिटरेट हैं। तो 40 में 40 का 10% कितना होगा, 10% ऑफ 40 आपको पता ही होगा भाई 4 होगा, कितना हो जाएगा 4 लोग। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई इसमें से जो 4 लोग हैं वो हमारे क्या हैं, 4 लोग हमारे क्या हैं, 4 लोग हमारे अनपढ़ हैं। क्या है मतलब 4 लोग किस में से अनपढ़ हैं, 4 लोग हमारे अनपढ़ हैं, वो भी जो अमीर लोग हैं उसमें से। 4 लोग जो अमीर लोग हैं उनमें से अनपढ़ हैं। ये बात आई समझ में। फिर ये कह रहा है मतलब पूरे शहर में 40% लोग ही निरक्षर हैं, मतलब यहाँ पर 100 लोग थे तो अमीर गरीब मिला के कुल 40% लोग क्या है, इलिटरेट हैं। मतलब 100 का 40% यानी कुल 40 लोग जो हैं पूरे शहर में 40 लोग, और पढ़े लिखों में 4,
पूरे शहर में 40 अनपढ़ हैं और पढ़े अमीर लोगों में केवल 4 लोग। तो ये पूछ रहा है कि निरक्षर लोग कितना प्रतिशत हैं, है ना। तो जब 4 ही लोग हैं जो अमीर हैं, तो बाकी जो बचे 40 में से वो सारे के सारे क्या हो गए, गरीब निरक्षर हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने लोग बचे, तो भाई 40 ये था, जिसमें से 4 अमीर निकाल दो, तो यानी जो 36 बचेगा ये हमारे क्या हो जाएंगे, निर्धन गरीब हो जाएंगे। यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया। क्वेश्चन को दोबारा से लगाइएगा, समझिएगा और फिर बताइएगा कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप इनको कितनी जल्दी लगा पाओगे। ये तो मेरे समझाने के हिसाब से हो रहा है, नहीं तो आप और भी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 34 ना, यहाँ पर क्या दिया गया हमें, ये दिया गया है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक है, यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो 100 मीटर की, 100 मीटर लेंथ की एक ट्रेन है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। किसी स्तंभ को पार करने में कितना समय लेगी। वाह भाई। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी शहर में 100% लंबी ट्रेन है, तो जो लंबाई होती है वो क्या होती है, उसको हम कहते हैं कि वो भाई डिस्टेंस है, यानी कि दूरी है, ठीक है। और ये कितना है, ये 100 मीटर की है। कितने मीटर की, 100 मीटर की। हाँ, फिर ये कह रहा है कि 50 किलो मतलब स्पीड जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है इसकी, तो वो कितना है 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये हमारा मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है। तो हाँ ये चीज़ याद रखिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ये याद रहेगा आपको। तो इसको भाई बदल लो, यहाँ पर ये 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये हमारा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 15 5 से कितना हो जाएगा, 250/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। हमको क्या पता है, हमको पता है भैया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी खंबे को पार करने में कितना समय लगेगी, तो भाई ठीक है हमको टाइम निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस कितना है, मानी दूरी 100, और ये कितना है 250/18। सही है, इतने सेकंड का समय लगेगा। अब सॉल्व कर लो भाई, ये यहाँ चला जाएगा, कहें कि डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, हमको पता है। तो 100 × 18/250, इस जीरो से ये जीरो कट गया, फिर 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 से कट करो तो ये हो जाएगा 0.4। तो 18 4 जा होता है 72, एक नंबर के पहले डेसिमल, तो डेसिमल लगा लो, यानी 7.2 सेकेंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना, 7.2 सेकेंड। बताओ समझ में आया। यहाँ पर फिर से एक बार देख लो, शायद ये कट गया था। अब यहाँ पर देख लो क्या किया मैंने, 18 ये ऊपर चला गया, है ना, तो 100 × 18 हो गया अपॉन 250। इस जीरो से ये जीरो कट कर दिया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, फिर 5 से 2 को कट किया तो 0.4 टाइम में ये 2 कट गया 5 से। अब 18 4 जा 72 होता है, एक नंबर के पहले डेसिमल है तो हमने डेसिमल लगा दिया, तो इतने सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब अगर आप आंसर देखो इसमें, तो इसमें हमको भाई बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। बताओ भाई समझ में आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि देखो क्वेश्चन देखना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद करना है। ये कह रहा है किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। बहुत बढ़िया। यानी ये कह रहा है कि कोई नंबर है, अगर हम उसको 56 से डिवाइड कराएं तो इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो 29 होता है। तो हमें ये बताना है कि अगर इसी नंबर को 8 से डिवाइड करें, अगर इसी नंबर को 8 से डिवाइड करें तो भाई रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा। ये हमारा क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग
लाइव चैट में न देके कमेंट बॉक्स में देंगे। ये हमारा होमवर्क है, ठीक है, ये हमारा होमवर्क है। क्या कह रहा है कि भाई किसी नंबर को 56 से डिवाइड कराने पर, ठीक है, 29 रिमाइंडर बचता है, तो उसी नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर क्या होगा। यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आपके ऑप्शन है A6, B7, C5 या D3। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, और जिनका भी आंसर सही होगा उनको तो पता ही है भाई क्या मिलेगा, एक हार्ट। और इसका सॉल्यूशन जो होगा वो आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक बच्चा, चलो फिर पढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। और अगर चैनल पे नए होगे और आप जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।